बढ़िया हो। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। चाहे आपने कहीं से पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये है कि आपको कुछ नहीं आता है, आता भी नहीं है और आपको ये होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। ठीक है खैर, तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ये बैच जो मैथ्स का है ये बहुत लंबा चलेगा। लंबा इन द सेंस कि 7-8 महीने सिलेबस चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें आधा अधूरा सिलेबस करवा दूं। जैसे पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज आए आप घबरा जाएं। बच्चे घबरा के बैठे हैं कि सर हमें जैसे थोड़ा भी क्वेश्चन ऊपर आ रहा है थोड़ा भी चेंज कर दे रहे हैं, हमारी रेल बन जा रही है। ठीक है, तो वैसा काम मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा आपके साथ। मुझे ये होना चाहिए कि भाई चाहे पेपर कैसा भी हो, आसान हो, एवरेज हो, मुश्किल हो, कैसा भी पेपर हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, बिल्कुल एक सीधा सीधा पूछ रखा है, घुमा के पूछ रखा है, कैसे भी आपसे पूछा गया है, आप हर एक सवाल आसानी से निकाल सकें। उसके लिए आपको मेहनत खूब करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लगातार क्लास लेनी पड़ेगी। जो क्लास आपकी किसी वजह से छूट जाए, जैसे कि आपको कोई पेपर देने जाना हो, ठीक है, या बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में घर जाना हो, तो आपको क्लास छोड़नी है। लेकिन जैसी वो क्लास छूटी आपको केवीजी ऐप पे या यूट्यूब पे वो क्लास मिल जाएगी। बात क्लियर है? वो क्लास आपको लेनी है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ना है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक चीज़ ये है कि आपको क्लास में जब भी आप बैठे हो आपको अटेंटिवली सुनना है टीचर को। जो भी वो कह रहा है सुनते सुनते लिखना नहीं है। जब टीचर समझा रहा है तो लिखना नहीं है, जब वो समझा चुका है उस टाइम पर लिखना है। उससे पहले कुछ भी किसी को नोट नहीं करना है। जब मैं समझा रहा हूँ आपको, आपके खाली दिमाग में वो एंट्री होनी चाहिए। वहाँ एक बार एंट्री अच्छे से हो गई तो नोटबुक में छापना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपको बस कॉपी एंड पेस्ट करना है। यहाँ की एंट्री अगर स्किप हो गई तो आगे चलने वाला पूरा लेक्चर वहाँ पे आपको मुश्किल होगी ही होगी। वहाँ पे आपके लिए परेशानी खड़ी होगी कि भाई ये चीज़ मेरे को आती नहीं है, सर समझा गए, मेरा दिमाग कहीं और था। इसलिए आपको क्लास में अटेंटिव रहना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। कोई भी डाउट आता है वो पूछना है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ बताता चलूँ, बट फिर भी बच्चों के दिमाग में डाउट आते हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, बच्चे पूछते नहीं हैं। आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं कभी आपको मना नहीं करूँगा। चाहे आप ऐसे पूछें कि 1+2 3 क्यों होता है, मैं वो भी आपको बताऊँगा। आप पूछेंगे 2 × 3 6 क्यों होता है, मैं वो भी आपको बताऊँगा। बट आपको पूछना है अगर आपके अंदर डाउट आता है तो। अगर डाउट आया आपने नहीं पूछा तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी होगी, क्योंकि आपको क्यों का रीज़न ही नहीं मालूम होगा। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। जो भी कंसेप्ट आपको सिखाया जाए उसको अच्छे से सीखना है, समझना है, क्योंकि सीखोगे समझोगे नहीं, रट्टे मार लोगे तो नीचे बच्चे बैठे हैं लाइब्रेरी में, उनको समस्याएं आ रही हैं, कह रहे हैं सर हमारा सिलेबस कंप्लीट है लेकिन मैथ में नंबर 25 आ रहे हैं 50 में से। अब वो कंप्लीट होने का मतलब क्या बना भाई? कंप्लीट नहीं है सिलेबस, रट्टे मारे हैं या खाली बस किया है, समझा तो है ही नहीं कुछ भी। तो मेरी क्लास में मैं ये आपको जोर दे दे के बोलूंगा कि क्यों का कारण ढूंढना है। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? अब एक बच्चा है, सिंपल सी बात उसको मैंने समझाई कि पॉपुलेशन 2000 थी, अभी 20% बढ़ गई तो 120/100 करेंगे। अब वो क्यों करेंगे 120/100? उसका कारण उसको मालूम नहीं है। अब खाली उसने रट्टा मार लिया कि 20% बढ़ गया 120/100 कर दिया, या 6/5 कर दिया, या 5 से 6 कर दिया, जो भी है ना, अलग अलग तरीके हैं। फिर 20% कम हो गया तो 80/100 कर दिया। लेकिन जैसे ही सवाल थोड़ा सा डेटा चेंज करेगा, मुश्किल होगा,
तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्यों का जवाब नहीं, आपने खाली रट्टा मार रखा है कि इसमें ऐसा करना है, खत्म। जैसे ही सवाल में 4-5 चीजें आ जाएंगी आप परेशान हो जाएंगे। और जिस बच्चे को क्यों का रीजन पता होगा ना, वो वहां से उस सिचुएशन से निकल जाएगा, वो सवाल कर देगा। तो बच्चा मेरे पास आता है कि सर आपको कैसे पता चल गया कि ये चीज करनी है इसमें। मैं कहता हूँ मुझे क्यों का जवाब पता है कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। फिर वो कहता है सर मुझे समझाओ, मैं उसको समझाता हूँ। खाली उस चीज में आधा घंटा चला जाता है, क्योंकि उसने क्लास में बैठ के वो चीज पढ़ी नहीं है। जो क्लास में हम महीनों महीनों तक जो चीज करवाते हैं, वो उसको मैं 5 मिनट में कैसे बता दूं भाई। और आप सिलेबस करने के बाद ये चीजें सीख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है। आप अगर सिलेबस अच्छे से नहीं करोगे तो आप, पहला स्टेप यही है कि सिलेबस अच्छे से करना है। अगर आपने इसी स्टेप में मार खा ली तो आगे आने वाले हर एक स्टेप में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब मैं गया दिल्ली पढ़ने के लिए तो मेरे को ये था कि भाई सबसे पहले मेरे को टीचर बता दो। मैं, तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरे एक अंकल हैं, वो यूपीएससी की तैयारी करते थे, मुखर्जी नगर रहते थे। मैंने उनको बोला कि भाई मुझे तैयारी करनी है, बताओ किस टीचर से पढूं मैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा 2 घंटे का समय दे, मैं बताता हूँ। उनका एक दोस्त था, एक्साइज इंस्पेक्टर लगा था 2014 सीजीएल से, या पता नहीं 2013 सीजीएल से। उन्होंने उनको फ़ोन किया, उसने कहा कि भाई भारती सर से इसको मैथ करवा दो। उसने कहा कि बिल्कुल फ्रेश बच्चा है, इसको कुछ नहीं आता है। तो मेरे को बोला जा भारती सर के पास चला जा, उनके पास मैथ पढ़ ले। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। मैंने एक डेमो क्लास ली और उसके बाद में, वो डेमो क्लास लेने के बाद मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे को सही लगा टीचर। मैं कहीं नहीं घूमा, पूरा मुखर्जी नगर भरा हुआ था, बच्चे डेमो पे डेमो लेते रहते थे। इधर क्लास में घुस रहे हैं, इधर डेमो लिया 4 दिन, फिर दूसरी में घुस रहे हैं, किसी में एनरोल कर दिया, 10,000 रुपये फीस भर दी, फिर उसके बाद टीचर चेंज कर रहे हैं। किसी ने बताया कि भाई कुछ और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो पूरी की पूरी कोचिंग करवा देंगे तेरे को, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके पूरा करवा देंगे, पूरा का पूरा सिलेबस एक जगह दे देंगे तेरे को। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, कहते 5 महीने। मैंने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस है, 5 महीने में अगर वो 3-3 घंटे रोज पढ़ाएंगे तो सिलेबस नहीं होगा। इसका मतलब वो घपला कर रहे हैं, इसका मतलब वो सवाल कम करा रहे हैं, कंसेप्ट छुड़वा रहे हैं। कहते नहीं, ये प्री की तैयारी करवा रहे हैं, मेंस की तैयारी अलग से होगी। अब एक्चुअल में जब मैंने प्री और मेंस के अलग अलग देखे कि क्या क्या इनका सिलेबस है, तो मेरे को सेम मिला। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को ऐसे तैयारी नहीं करनी है कि मैं एक बार तैयारी करूं फिर दोबारा किसी टीचर से पढूं। मेरे एक दोस्त ने किया था, वो 2014 सीजीएल की तैयारी कर रहा था। उसने पहले किसी जाने माने कोचिंग से चारों सब्जेक्ट की 5 महीने वाली कोचिंग ले ली, उसके बाद में उसका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। दूसरा बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है क्योंकि उसने बहुत अच्छे से सिलेबस किया था, फिर वो दूसरे टीचर के पास जा रहा है जो इंडिविजुअली मैथ पढ़ा रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो मैंने मैथ्स का पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ से पढ़ ले। मैंने खाली कोचिंग का बोला था, उन्होंने कहा मैथ्स यहाँ से पढ़ ले, इंग्लिश यहाँ से पढ़ ले। मैंने कहा ठीक है। मैथ्स की कोचिंग गया, 2 दिन डेमो ली, मैंने कहा पसंद है, मैंने फीस जमा कराई और पढ़ना स्टार्ट। उस दिन से लेकर जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने बढ़िया से अपना सिलेबस पूरा किया। एक एक क्लास ली, कभी स्किप हो गई तो ऑनलाइन फैसिलिटी कुछ थी नहीं। मेरा साथी जो बच्चा आता था, 1-2 बंदे से है ना बॉन्डिंग हो जाती है, जो आपके आसपास बैठते हैं वो रोज आके वहीं पे ही बैठते हैं, तो बॉन्डिंग सी हो गई। उससे नोट्स ले लिया और क्लास में 10 मिनट पहले आके नोट्स वो कंप्लीट कर लिया। और ऐसे ऐसे करके जो भी बैकलॉग था वो मैं खत्म कर देता था। बैकलॉग होता नहीं था, बट 1-2-4 दिन का कभी हो भी गया, घर जाना पड़ गया या कुछ और, तो मैंने कभी अपना जो क्लास नोट्स है उसमें कुछ भी स्किप नहीं मारा। जो जो टीचर ने करवाया सब किया, A to Z किया। अब यही बातें मैं बोलता हूँ जब भी क्लास में जाता हूँ, मैं कहीं भी पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँगा, मैं पहली बात यही बोलता हूँ कि बच्चों पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। आपने डिसाइड कर लिया, फिर वापस जाने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप वापस जाते हैं तो आप बहुत मूर्खता करेंगे, बहुत बड़ी मूर्खता करेंगे। आप पहले डेमो ले लो, चाहे 10 टीचर के ले लो, बल्कि मैं तो कहता हूँ विश्वास करो कुछ लोगों पे। जैसे मैंने अपने अंकल पे विश्वास किया कि मुझे पता था ये आदमी मुझे गाइड करेगा तो अच्छा ही करेगा,
उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने बोला इस टीचर से जा, मैंने उस पर पूरा भरोसा किया। मैंने कहा ये मेरे लिए भगवान है मैथ में, इससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए। फिर कुछ लोगों ने और टीचर्स का बताया। मेरा एक दोस्त था जो सुमित है, वो किसी और टीचर से कर रहा था कोचिंग। अब उन टीचर ने कुछ ऐसे सवाल करवा रखे जो कैट में पूछे जा रहे हैं या कहीं और पूछे जा रहे हैं, एसएससी से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। अब सवाल तो कितने ही बड़े लेवल के बना लो, कुछ भी बना लो, फिर घंटों घंटों बैठ के उनका शॉर्ट ट्रिक बना लो, फिर क्लास में वो सवाल करवा दो। बच्चा सोचेगा वाह यार क्या सवाल करवा दिया। उसके बाद में मैं जब वो सवाल देखता हूँ, मेरा दोस्त कहता है ये देख ये सवाल करके दिखा, मैं करता हूँ, मैं फंस जाता हूँ। फिर मेरे को लगा कि यार मेरे टीचर ने तो ये करवाया नहीं, इसका मतलब मेरा टीचर गड़बड़ कर रहा है। बट नहीं, मेरे को विश्वास था कि नहीं, ये टीचर मुझे पढ़ा रहा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ये करने से। मेरे मॉक में नंबर आ रहे हैं, ऐसा इक्का दुक्का कोई सवाल अगर आ भी गया, सपोज करो एग्जाम में आ भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ मेरा 50 नंबर का पेपर है वहाँ मेरे 45 आ जाएंगे। बस इस टीचर से 45 मेरे को चाहिए, वो आ रहे हैं मेरे, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने कंसेप्ट सीखा था, और जो बच्चे पर्टिकुलरली क्वेश्चंस पे जाते गए वहां पे उनको समस्याएं हुई। तो जो भी टीचर आप चूज करो उस पर अच्छे से विश्वास करो और फिर लगातार पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, क्या होता है। एक बच्चा था, वो मेरे पास आया एक दिन, ग्राउंड में मैं खेल रहा था, खेलने के बाद मैं बैठा वहीं पे, तो वो वहीं पे ही बैठ गया मेरे पास। कहता सर मुझे ना अलजेब्रा में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने राकेश यादव सर से अलजेब्रा पढ़ा, तो उन्होंने अलजेब्रा करवा दिया, 250, 300, 500 जितने भी क्वेश्चन थे करवा दिए। उसके बाद मैंने बुक लगाई, मेरी बुक नहीं लगी। तो फिर मैंने सोचा कि इस टीचर ने मेरे को आधा अधूरा करवाया है, पूरा नहीं करवाया। तो किसी ने कहा कि गगन प्रताप सर से पढ़ लो, तो मैंने उनसे पढ़ना स्टार्ट किया, पूरा अलजेब्रा खत्म कर दिया। फिर मैंने बुक लगाई, फिर मुझसे बुक नहीं लगी। तो मुझे लगा कि ये दोनों एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने आदित्य रंजन सर का बैच ले लिया और फिर मैंने उनसे पढ़ा। फिर मैंने बुक लगाई, वो बुक नहीं लगी। कहता सर फिर मेरे दिमाग की थोड़ी बत्ती तो जली, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 टीचर पढ़ा रहे हैं और फिर भी मेरे से सवाल नहीं हो रहे हैं, फिर भी मेरे से बुक नहीं लग रही है। इसका मतलब कमी टीचर में नहीं है, कमी कहीं और है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। कहता सर अब कमी समझ नहीं आ रही, आप बताओ। तो मैंने उसको कहा मेरे भाई तू अगर इतना सब कुछ घूमने की बजाय एक ही टीचर से कर लेता, के बाद तू बुक पे जा रहा है, बुक का सवाल तेरे सामने है, पहले ही सवाल में तू फंस गया कि सर मेरे से तो सवाल बना ही नहीं। फिर दूसरे में आया, दूसरे में भी फंस गया, तीसरे में आया, तीसरे में फंस गया, 10, 15, 20 सवाल किए, तू फंस गया। फिर तूने तुरंत बैच चेंज कर दिया, टीचर चेंज कर दिया। तूने आगे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस नहीं देखा, तुझे लगा कि दूसरे टीचर से कर लूंगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। बट एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है, पहले सवाल में तू फंसा, पहला सवाल तू अच्छे से कर, तेरी जितनी भी नॉलेज है उसको लगा। बट बुक लगाने से पहले तू अलजेब्रा रिवाइज भी कर अपनी शीट से, जिस टीचर ने तेरे को पढ़ाया है उसकी शीट उठा और उसको रिवाइज कर। तूने वो 150-200 सवाल रिवाइज किए, फिर तू बुक पे जा, तेरे को चीजें बिल्कुल ताजा ताजा याद रहेंगी। बुक पे जाएगा, कुछ चीजें तेरे को क्लिक करेंगी, कुछ कंसेप्ट कुछ नहीं भी करेंगे तो उसको एज ए डाउट ले, या तो तू उसमें पीछे देख क्या सॉल्यूशन दिया है बुक में, तेरे को समझ आ गया बहुत बढ़िया है। फिर तेरे को ये हो जाएगा ना कि ये सवाल ऐसा किया जाता है, तेरे को मुश्किल लगा है, इसको स्टार मार्क कर ले। उसके बाद में अगर बुक वाला भी तेरे को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा है तो तू डाउट टीचर से पूछ, जो भी तेरा टीचर जो आसपास है उससे पूछ, दोस्तों से पूछ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसको तू क्लियर कर, वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि क्लियर नहीं होगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अगले सवाल पे जा, प्रॉब्लम आई ऐसे ही क्लियर कर, तीसरे पे जा, प्रॉब्लम आई ऐसे ही क्लियर कर। 300 सवाल हैं बुक के, सारे सवाल क्लियर कर दे। एक टाइम तो आएगा कि सारे सवाल क्लियर होंगे। तू बैच खेलता रहेगा तो कुछ क्लियर नहीं होगा। अब एक्चुअल में क्या है कि तू मेहनत से भाग रहा है, तुझे लग रहा है कि इस बुक को करूंगा, डाउट आएगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा, पीछे देखूंगा, डाउट्स पूछूंगा टीचर से, फिर लिखूंगा, हाईलाइट करूंगा, उसको बार बार रिवाइज करूंगा, तब जाके बनेगा। इससे अच्छा टीचर की वीडियो देखता हूँ,
वो पढ़ा रहा है, मैं लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा है, मैं लिख रहा हूँ, दिमाग तो लगा ही नहीं रहा है अपना भाई, जोर ही नहीं दिया दिमाग पे। तो इस दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा लफड़ों में नहीं पढ़ना है, एक ही टीचर से बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो, एक ही बुक को कर लो, उनको बार बार कर लो, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो बच्चा इस चीज़ को फॉलो करेगा, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉलो किया है, कुछ बच्चे नीचे भी बैठे हैं, उन्होंने खाली मुझसे मैथ पढ़ा है, अर्थमेटिक एडवांस दोनों पढ़ा है, और कह रहे हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जो जो चीज़ें आपने बताई उसको हमने पूरा फॉलो किया, A to Z फॉलो किया। समस्या आई नहीं रही है तो दूसरे टीचर पे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब होता क्या है कि 4 बच्चे डिस्कस करते हैं आपस में, वो ऐसा टीचर है, वो वैसा पढ़ाता है, उसने ऐसा कराया तो उसका करके देख, उसका करके देख, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो उसी में फंस के रह जाता है बच्चा, उस जंजाल से बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो इसलिए इस जंजाल में पहली बात कभी नहीं पढ़ना, जो सो कॉल्ड ज्ञानी बाबाज बने हुए हैं उनकी बात को कभी ध्यान में नहीं देना है, ठीक है। हम लोगों ने ये स्टेज पार की है, हमारे आसपास भी बहुत ज्ञानी लोग थे, वो हमसे 2-3 साल पहले तैयारी में लगे थे, हमसे 2-3 साल बाद तक तैयारी करते रहे थे, फिर भी बेचारों का कुछ नहीं हुआ था। हम आए, हमने तैयारी की और हम निकल गए। 1-1.5 साल का जो समय लगा वो लगा, बट उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। किसी सीनियर ने गाइड कर दिया था कि भाई ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे, इनसे जितना बच के रहोगे उतना बढ़िया रहोगे, तुम्हारे भी आसपास होंगे। जरूरी नहीं है कि मेरे यहाँ पे आ गए हो मैं सबको समझा दूंगा तो यहाँ पे वो लोग नहीं होंगे, सब जगह होंगे। तो आपको ये है कि आपको उन लोगों से कैसे बचना है, कैसे अपनी तैयारी पे फोकस करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि अगर कोई बच्चा मेरे यहाँ रह के भी मैथ्स किसी और टीचर से पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका आपको अच्छे से समझ आ रहा है उससे कंटिन्यू करो। आपका मेन मोटिव है सिलेक्शन, मेरा मेन मोटिव है सिलेक्शन। आप कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो, अच्छा फील हो कि हाँ मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, करो आगे कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंट रहना है लंबे समय तक, जब तक पूरा सिलेबस नहीं हो जाए तब तक रहना है, ठीक है। बीच में छूट भी गई क्लासेस तो उनको कवर कर लेना है। उसके बाद में जो भी चीज़ समझ नहीं आए क्लास में पूछना है, बेशरम बन जाना है। मैं बहुत ही बेशरम बच्चा था क्लास में, मैं टीचर से पूछता ही रहता था जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं होता था। सर ये बताओ ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, मेरे अंदर कीड़ा रहता था, ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरा जो बेस है ना वो इतना अच्छा नहीं रहा था। मैं 9वीं 10वीं से मैंने ये चीज़ें सीखनी स्टार्ट की थी, उससे पहले मैं एक रट्टेबाज स्टूडेंट था। लेकिन जब पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं है कि किसने मुझे ये बात बोली थी कि रट्टा मत मारियो, समझ के करियो। शायद मेरा कोई साथी स्टूडेंट था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये भी मेरे साथ ही बैठता है, मेरे साथ बैठता था एक लड़का, उसके आते थे 95%, मेरे आते थे 45%। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये ऐसा क्या कर रहा है। शायद उसी ने मुझे समझाया था कि भाई तू कोई चीज़ जब पढ़ता है तो तू सोचता है रट्टा मारता हूँ मैं, है ना। देयर वाज ए क्रो, फिर मेरे को याद था कि देर के बाद क्या आएगा, वाज आएगा, वाज के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, क्रो आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा। ही वॉज वेरी थ्रस्टी, और फिर यूं करके बोलूंगा तो मेरे मुंह पे वो चीज चढ़ जाएगी। जैसे कॉल सेंटर वालों को कॉल नहीं आता, हेलो सर नमस्कार, हम HDFC बैंक से बोल रहे हैं, क्या आपको ये जरूरत है, फलाना, देकर पूरी लाइन फटाफट बोल देंगे, रटा हुआ है। तो मैं वैसा स्टूडेंट में रट के रखता था। फिर किसी ने रट मत, तो इसको समझ कि देर के साथ वाज क्यों आया है। पहले मैं क्या सोचा, देर के साथ वाज आएगा, बस खत्म। देर के साथ वाज क्यों आया, पास्ट की बात हो रही थी, क्रो था, कितना क्रो था, ए था, नाउन है, कौन सा नाउन है, आर्टिकल है, ये कुछ नहीं था। आर्टिकल क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, बाढ़ में गया सब कुछ। सब्जेक्ट फॉर्मेशन किस चीज पे काम कर रहे थे कि देर वाज ए क्रो, रट्टा मारना है बस। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, रट्टा मारना है बस। a - b का होल स्क्वायर, फिर सोचते थे प्लस है तो इधर माइनस होना चाहिए, a² - b² - 2ab, क्योंकि प्लस था तो 2 प्लस आ गए, और बीच में माइनस आया तो 2 माइनस आने चाहिए। बट ऐसा नहीं है, a² + b² फिर -2ab है। 1-2 बार हिम्मत भी हुई कि पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो टीचर कहते थे ऐसा ही होता है।
याद कर लो। अब यार बंदे का जैसे ही उसने ये पूछा तो उसका टूट गया सारा का सारा कि भाई ये ऐसा होता है, अब ये और कुछ बताएगा नहीं तो रट्टा मारो। अब छोटे बच्चे इतने थे कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि प्रिंसिपल को जाके, आजकल तो बच्चे फिर भी बोल देते हैं, पहले तो हम ऐसे होते थे, टीचर्स वगैरह सबसे इतनी फटती थी जिसकी कोई हद नहीं है। कोई रैप्टा मार देगा कुछ पूछने गए तो घर वाले भी कहेंगे कि ये शरारती कर रहा था इसलिए रैप्टा मारा होगा। आजकल तो पेरेंट्स भी सपोर्टिव है कि हमारे बच्चे को क्यों मार दिया है ना, और डर भी लगता है कि पुलिस केस होगा, ये होगा वो होगा, टीचर भी नहीं मारता है तो बच्चे चले जाते हैं कि सर ऐसा ऐसा टीचर कह रहा था है ना, ये प्रॉब्लम है। पहले तो हम बोलते भी नहीं थे, किसी को जाके नहीं बोलते थे, तो जो बोल दिया वो सुन लिया, रट्टा मार लिया। बट जब से फिर मेरे को एक टीचर मिले मैथ के 10th क्लास में, तो मेरे को उन्होंने चीज़ें समझाई कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, और वो चाहते थे कि बंदा क्यूरियस बने, जिज्ञासु बने। और मैं जब जिज्ञासु बना, उन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिया, तो मुझे लगा कि मैं भी कभी टीचर बना तो मैं ऐसा ही बनूंगा। यार बच्चा अगर पूछ रहा है तो उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करो। आपको नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, नहीं आता होगा, आप बोल दो ना यार कि नहीं आता, बाद में देख के बता दूंगा। बट आप ये कह रहे हो कि ऐसे ही होता है, रट लो, बात खत्म। सिर्फ अपनी ईगो को आड़े आ रहे हो कि भाई ऐसे टीचर बन गए कि नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, या मुझे आता नहीं है तो ये चीज़ बाकी लोगों से छुपा के भी रखनी है कि मुझे नहीं आता है, इनको पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे नहीं आता, बस होता है चलो कर लो शाबाश, भागो भागो भागो। बट मेरे को लगा कि अगर मेरे को आता होगा मैं ज़रूर बताऊंगा, नहीं आता होगा तो कह दूंगा कोई नहीं भाई देख के बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बताएंगे जरूर, क्योंकि जब आप देख के बताओगे तो सीखोगे, ऑब्वियस सी बात। और कितनी सारी चीज़ें हैं, एक टाइम के बाद आपको सारी चीज़ें सीख जाओगे, याद रहने लग जाएंगी। तो यही चीज़ सबके साथ होती है, आपके साथ भी होगी। जब आप हर क्यों का जवाब जानने लग जाओगे, पहचानने लग जाओगी, ऐसी चीज़ ऐसा क्यों हुआ है, सवाल आपका बहुत जल्दी बनने लग जाएगा, अप्रोच आपको आ जाएगी कैसे अप्रोच करना है सवाल को। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, पूछना ही है, 100% पूछना है। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, 10-15 दिन तो पूछते हैं, फिर धीरे धीरे करके शांत हो जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा। पहले दिन तो ये होगा कि हाँ मैं करूँगा, मैं पूछूंगा, सब कुछ करूँगा। हमेशा पूछना है जब तक सिलेबस ना हो जाए। इवन जिंदगी में भी आपको कोई चीज़ में लगे, कोई आपको कोई बात कह रहा है, तो आपके दिमाग से वो बात, आपका दिमाग कहीं और था और आपने वो बात सुनी, फिर वो उसके हाँ में झूठी हाँ में हाँ मिला रहे हो, हाँ 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 होता है, सही बात है, सही बात है। क्यों भाई, क्यों सही बात है? आपको बोलना चाहिए कि सर एक सेकंड, मेरे को वो याद ही नहीं रहा, आप क्या कह रहे थे, दोबारा बताना जरा। उसको भी लगेगा कि हाँ बंदा इंटरेस्ट ले रहा है चीज़ों में, या आपके लिए वो ज़रूरी भी हो सकती है वो चीज़ें, फिर वो कहेगा कि मैंने तो तेरे को बता दी थी। तो सेम चीज़ जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको इंटरेस्ट बनेगा। हो सकता है आपका दिमाग इधर चला भी जाए तो आपको दोबारा से पूछ लेना है, सर मेरा दिमाग कहीं और था, हो सकता है मैं गुस्सा भी कर जाऊँ, क्यों तुम्हारा दिमाग नहीं था इधर, बट फिर भी कोई बात नहीं सर प्लीज़ बता दो, गुस्सा भी नहीं होना है ना, क्योंकि टीचर का मूड कभी कैसा भी हो सकता है, तुम्हारा मूड कभी भी कैसा भी हो सकता है ना, इंसान है हम लोग। बट मैं अपनी तरफ से फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं बिल्कुल पेशेंस से अच्छे से तुम्हें करवाऊँ, क्योंकि गुस्सा मैं बहुत कम ही होता हूँ, कभी कभी शायद कभी हो गया तो हो गया, वैसे नहीं होता हूँ। ठीक है भाई, मैं क्लास में हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ आपको, ठीक है? तो हर एक चीज़ पूछनी है आपको, सिंपल सा फंडा, ठीक है? और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपको करवा दिया है उसके बाद आप नोट डाउन कर लें, अच्छे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स लास्ट में आपको काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। तो क्लास नोट्स आपको बनाना है। क्लास नोट्स जैसे ही आपका चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, रेशियो चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद जैसे सपोज करो मैंने आपको 150 सवाल करवाए, तो 150 सवाल करवाने के बाद आप 50 सवाल की, 150 तो मैंने क्लास में ही करवा दिए, फिर और आप 50 सवाल की जगह छोड़ देंगे। जो सवाल आपको बुक करते टाइम मिलेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो यहाँ ऐड कर लेंगे। जो आप मॉक टेस्ट देंगे कभी, उसमें भी अच्छे सवाल मिलेंगे जो मैंने हो सकता है क्लास में ना करवाए, आपको लगे कि यार ये अच्छा सवाल है, इसको मुझे बार बार रिवाइज करना है, उसको भी आप क्लास नोट्स में ऐड कर लेंगे। ये पूरा का पूरा आपका बढ़िया क्लास नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको रिवीजन करनी होगी तो आपको बुक उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप खाली क्लास नोट्स को रिवाइज करें, क्योंकि जब पेपर आएगा ना, पेपर बिल्कुल पास होगा, तो यही आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगे। और ये चीज़ अगर आपने 20, 30, 50 बार रिवाइज कर रखी होगी
तो आपको रिवाइज करने में भी इसको टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप रिवाइज कर देंगे, सारी चीजें आपको याद रहेंगी। इतनी बढ़िया तरह से तैयारी करनी है। तो उसके अब यही होता है कि जब बच्चा टूटी फूटी तैयारी करता है ना, तो वो आगे जाके अटकता है, आगे जाके फंसता है। ये पहला स्टेप है सिलेबस अच्छे से कवर करना। अगर सिलेबस अच्छे से नहीं किया है तो 100% आप आगे जाके अटकोगे, आपको समस्याएं आएंगी। इसलिए सिलेबस अच्छे से कवर करना है, क्लास नोट्स बढ़िया से बनाने हैं, जो मैंने बताया उस तरीके से बनाने हैं। बात क्लियर है? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने पहले मैंने क्लास करवाई, फिर आपने अगला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, फिर बुक के क्वेश्चन मिले वो कहीं और ही लिख रहे हो, टेस्ट का मिला कहीं और ही लिख रहे हो, उसके बाद में ढूंढ रहे हो पेपर के टाइम रिवाइज करते टाइम कि यार कहाँ कहाँ चीजें हैं मेरी, है ना। तो बेटर क्या है, आप एक ही जगह पे लिख लो। बात क्लियर है? 4-5 नोटबुक्स बनेगी, एक नोटबुक में हो सकता है 5-5 चैप्टर बने आपके, 5-6 नोटबुक बन जाएंगी मैथ की, पढ़ी है तो 3 बन जाएंगी। बात क्लियर है? बट सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर जब इतना हो जाएगा ना सिलेबस, फिर कोई भी एग्जाम देना आप, कैसा भी सवाल आएगा आप हर एक चीज कर देंगे, किसी भी चीज में आप बिल्कुल नहीं अटकेंगे। बात क्लियर है? कभी भी अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर लोगे, उसको 2x की स्पीड पे नहीं देखना है, 1.5x की स्पीड पे नहीं देखना है, क्योंकि जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं आप कितनी शिद्दत से कनेक्ट कर पा रहे हो। जैसे ही आप वहां पे जाओगे 1.5 की स्पीड में सुनोगे, कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम स्पीड 1.25 रख सकते हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी बोलने की कम हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से 1.25 कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना। उससे ज्यादा में आपको ये हो सकता है कि 3 घंटे का लेक्चर आप 1.5-2 घंटे में कवर कर दो, बट कवर नहीं करना है मेरे भाई, अपने को सीखना है। बात क्लियर है? इस बात का भी ध्यान रखना है। जब आपका क्लास हो गया है, बुक हो गया है, मॉक टेस्ट हो गया है, फिर बार बार रिवीजन रहेगी और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। फिर जो भी PYQs आते रहेंगे सारे के सारे PYQ कर देंगे हम लोग, बुक हो जाएगी। PYQ हर एक 2000 है ना, 17-18 से लेके 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सारे PYQ जो आपको बुक में, मॉक टेस्ट में, क्लास में भी मिल चुके होंगे, फिर भी जो रहते हैं उनकी सारी की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर देखना तुम्हारा 2026 CGL जो है वो कितना शानदार तरीके से निकलेगा। तुम्हें जोर आएगा ही नहीं, और तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में जोर नहीं आएगा। इस तरह अगर कर गए तो किसी भी पेपर में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, सारे पेपर आपके निकलते चले जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा इस प्रकार तैयारी करता ही नहीं है। जब इस प्रकार आप तैयारी नहीं करोगे तो कहाँ से सिलेक्शन ले लोगे? तो ये सिंपल सा फंडा है कि आपको पहले सिलेबस अच्छे से कवर करना है, बाकी चीजें बाद की हैं। सिलेबस करोगे, जो आज क्लास में कराया आज ही बैठ के लाइब्रेरी में रिवाइज करोगे। कल क्लास में आना है, कल क्लास में आने से पहले भी रिवाइज करके आओगे कि पहले क्लास में क्या करवा रखा है, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। पता लगे आप यहाँ बैठे हो, कल वाला आता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होगी ना, मैं मान के चलूंगा कि जो आपको क्लास में करवाया है वो आपको आता है। मैं ऐसे थोड़ी है कि बार बार बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें बताऊंगा आपको, फिर तो सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। तो जो चीजें करवा दी है वो आपको आनी चाहिए। आने के लिए आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। क्लास से जाने के बाद रिवीजन करते टाइम ऐसा नहीं है कि नोट्स खोल रही है और फिर सारा रफ कॉपी में टेप रहे हो। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि सर हमने रिवाइज किया फिर भी नहीं आता है। मैंने देखा रिवाइज कैसे कर रहा है, ये देखो क्लास नोट्स खोल रखा है, पहला सवाल लिख रखा है, उसका सॉल्यूशन लिख रखा है। रफ नोटबुक में भी सवाल देखेगा, फिर नीचे सॉल्यूशन देखेगा, सॉल्यूशन को टेपेगा। भाई दिमाग पे जोर कहाँ डाला? शीट रिवाइज करनी है आपने। शीट है या शीट भी नहीं है, खाली क्वेश्चन लिखा है, नीचे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के ऊपर रफ नोटबुक रखो ताकि आपको सॉल्यूशन नजर ना आए, और फिर उसके बाद में वो क्वेश्चन खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। सोल्व नहीं हुआ, कुछ बच्चे तुरंत ही देख लेते हैं, नहीं करना है ऐसा। अपने आप को पुश करना है। एक क्वेश्चन था 3-4 मिनट हो गए, पता नहीं 10 मिनट हो गए थे मेरे को करते हुए, वो निकल नहीं रहा था। एक बच्चा कहता सर पीछे देख लो ना। मैंने कहा भाई क्यों देख लो, रुक तो जाए एक बार, इतनी क्या जल्दी है। मैंने दोबारा से देखा उस क्वेश्चन को, दोबारा से करना स्टार्ट किया, देखा कि मैं क्वेश्चन में ही कुछ चीज पिक करनी भूल रहा हूँ। क्वेश्चन का जो डेटा है वो मिस कर रहा हूँ, बिना उस डेटा के ही सवाल करने में लगा पड़ा हूँ। दोबारा से देखा, वो डेटा को ऐड किया, 1 मिनट में सवाल निकल गया। तो ये अपने आप को मैंने पुश किया कि नहीं, मेरा इजी ऑप्शन तो ये था ना कि पीछे जाओ, आंसर देखो, खत्म। बट कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, पहले ऐसे सवाल किए हुए हैं, नहीं भी किए तो भी कोशिश करेंगे। जब ऐसा हो गया कि नहीं यार अब सारे मेथड्स अप्लाई कर लिए जो जो दिमाग में थे,
उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखें कि अच्छा सर ने ऐसे कराया था, इवन बुक कर रहे हो तो बुक में भी ऐसे ही देखें। बात क्लियर है? तो आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। हाँ, बोरिंग लगेगा, 100% लगेगा। हाँ जब आप बिल्कुल बस बिल्कुल। अब वहां पे क्या करना है, फौजी साहब ने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है कि जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें बोरिंग लगता है और हमें लगता है कि इसको फटाफट निकाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 5 सवाल दिए हैं, एक ही टाइप के हैं, एक सवाल किया, 4 स्किप किए, फिर आगे चलते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें रिवीजन के टाइम पे सारे सवाल करने हैं। सारे सवाल करने से क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगी। जैसे ही वो सवाल आपने, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि टाइम एंड वर्क है, उसमें एक सवाल है कि ए 10 दिन में काम कर सकता है, बी 15 में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? तो 10, 15, 30, 3, 2, 30/5, 6 आंसर आ गया। फिर अगला है 20 और 30 का, अगला है 15 और 20 का, अगला है 30 और 40 का। भाई डेटा ही तो चेंज कर रहा है, मेथड सेम रहेगा, बट सारे सवाल आपको करने हैं ताकि आपकी स्पीड फास्ट हो जाए, आपको वो बिल्कुल छप जाए। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि मुझे सवाल छोड़ देना है, आपको दिमाग में रखना है चाहे कितना भी बोरिंग लगे, मैं ये काम करूंगा, ये मेरा काम है, ये मेरी प्रैक्टिस है। अगेन आप रनिंग कर रहे हैं रोज फौज में, आपको बोरिंग लग रहा है, क्या यार दौड़ रहे हैं रोज 5-5 किलोमीटर, है ना, आपको लगता है छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, नहीं करना है ना, वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेम एक्सरसाइज है पीटी में, बोरिंग लगेगा, बट फिर भी करवाया जा रहा है आपको, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये लगातार करेंगे तो ये स्ट्रोंग हो जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो जाएगी कि इनको कभी भी कहीं भी उछाल के दे दो, 100 पुशअप मारो, धाड़ 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 मार देंगे, रुकेंगे नहीं है। तो सेम चीज आपको करनी है, बोरिंग लगे लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम करेंगे। बात क्लियर है? हम इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि हमने जब रिवीजन भी की है तो एक भी सवाल नहीं छोड़ा है, इसमें से मेरे को सब आता है। एक बच्चा आया मेरे पास, इंग्लिश का एक चैप्टर लेके आया नाउन, मैंने उसको बोला कि पहले टारगेट दिया था कि नाउन करना है तेरे को, वो लेके आया तो मैंने उसमें नाउन के क्वेश्चन पूछे, जैसे ए बेबी ऑफ गर्ल्स होता है, ए स्वार्म ऑफ एंट्स होता है, तो मैंने उससे पूछा ए कारवा ऑफ व्हीकल्स होता है, तो मैंने उसको बोला कि भाई ए बेबी ऑफ होता तो है सर कुछ, तो मैंने कहा तू करके आया ना भाई पूरे हफ्ते में नाउन, मैंने कहा ए कारवा ऑफ होता तो है कुछ तो होता है, स्वार्म ऑफ, फंस गया। मैंने कहा दोबारा करके अच्छे से करके आइयो, सारे सुनूंगा, एक एक चीज सुनूंगा, सुनानी पड़ेगी। अगली बार उसमें वो 20-25 वर्ड थे, सारे सुने A to Z, उसको याद। अब अगर वही बच्चा वो कह देता कि सर मैंने कर लिया और हम आगे बढ़ जाते, तो उसको कोई फायदा नहीं होता, सवाल आता उसका बनता ही नहीं। उसने याद किया है, उसका सवाल बनेगा, हो सकता है वो भूल भी जाए, बट दोबारा रिवाइज करेगा तो उसको चीजें याद आ जाएंगी, बट उसने याद ही नहीं किया है कभी, तो रिवाइज क्या करेगा? याद तो करना पड़ेगा पहले। तो इसीलिए आपको आगे तभी बढ़ना है जब आपका अच्छे से हो चुका है चैप्टर बढ़िया तरह से, तभी आपको मजा भी आएगा। और जितना बार हो सकता है आप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा 100%। ठीक है, तो चलो ये बेसिक बातें थी, ये मैंने आपको बता दी हैं और इन्हीं को आपको फॉलो करना है। फिर पूरे महीने में जो हो जाएगा आपका, महीने के बाद 1-2 दिन ऐसा रख लेंगे जिसमें आपको रिवीजन करनी है, खाली कि जो महीने में हुआ है उस पूरे की रिवीजन करो। उस दिन हम क्लास नहीं रखेंगे, ये 2 दिन की छुट्टी है तुम्हारी क्लास की, 2 दिन तुम्हें पूरे महीने का रिवाइज करना है खाली। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। चलो आ जाओ, और कोई डाउट है किसी का? हाँ, नोट्स बनाते हैं तो क्वेश्चन देखो लिखोगे, आपके पास टाइम है बहुत ज्यादा तो लिख लो। कोई बच्चा अभी सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है, उसको अभी सीजीएल का टाइम है, लिख सकता है। इसके पास टाइम की थोड़ी कमी है, उसको शीट मिली जाएगी, शीट में क्वेश्चन होगा तो आप खाली सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं नोटबुक में। बात क्लियर है? जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम है वो लिख लो, उसको तो ऑब्वियस सी बात है फिर एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, उसको शीट भी कभी नहीं उठानी पड़ेगी, है ना। बट जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है वो कृपया ना लिखे। ठीक है, और कोई डाउट?
नहीं है। मैं बस एक मेडिसिन ले लूँ, काफ़ी टाइम से सर दर्द हो रहा है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ आ जाओ। हाँ 6:30 से 8:30। अच्छा आप रनिंग से आते हो है ना, ये एक समस्या है। 7:30 आते हो है ना, चलो कर लेंगे उस पर भी डिसाइड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारी है ना कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है सवालों में, तो मैं आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट समझाता हूँ। इसमें हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी जल्दी हो जाती है। हम बिना कैलकुलेशन किए बल्कि सवाल का आंसर बता पाते हैं डिजिटल सम का प्रयोग करके। तो डिजिटल सम क्या होता है पहले हम उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों इसका नाम है डिजिटल सम, तो नाम ही हमें बता रहा है इसका मतलब क्या होगा। डिजिटल डिजिट्स, मैथ में तो डिजिटल से डिजिट ही आता है ना। वैसे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को है ना उसको बोल देते हैं, बट मैथ में तो कोई ऐसा है नहीं चीज। तो डिजिट्स आ रहा है, सम आ रहा है, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ डिजिट्स। अल जो है ना अल, ये सिंगल के लिए यूज हो रहा है। सम ऑफ डिजिट्स टू ए सिंगल डिजिट। कि जितनी भी डिजिट्स हैं उनका करेंगे सम, और सम तब तक करेंगे जब तक वो एक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। बात क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है 4312। बात क्लियर है। अब मुझे इसका डिजिटल सम करना है। डिजिटल सम को मैं डीएस से डिनोट कर दूं, तो इसका मतलब है 4+3+1 ये क्या हो गया 7, 8, 2, 10। अब डिजिटल सम 10 आ गया, लेकिन मैंने क्या बोला है अप टू ए सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट का मतलब है 1+। तो डिजिटल सम हमारा क्या आ गया बच्चों, एक। बात सबको समझ में आई कि जितनी भी आपको डिजिट्स दे रखी हैं उनका सम करेंगे, सिंगल डिजिट तक सम करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा डिजिटल सम का। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमें इसका निकालना है डिजिटल सम। ऐड करें 3, 5, 8, 1, 9, 8, 17, 6, 23, 2, 25, 9, 34, 4, 38, 5, 43, 2, 45, 7 और 52 का मतलब हो गया। तो डिजिटल सम हमारा क्या आ गया 5+2, 7। बात सबको समझ में आई। अब एक्चुअल में क्या हम डिजिटल सम ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, है कि नहीं। तो होता क्या है डिजिटल सम जो है इसको हम बोलते हैं नाइन्स रिमाइंडर मेथड। अब नाइन्स रिमाइंडर मेथड क्या है प्लीज ध्यान से देखें। कोई भी नंबर है, जैसे कि सपोज करो नंबर है हमारे पास 48। 48 का डिजिटल सम क्या है 4, 8, 12। 12 का मतलब 1+2, 3। डिजिटल सम कितना है 3। लेकिन अगर आप इसको 9 से भाग करोगे ना तो आप देखोगे रिमाइंडर क्या आया। तो जो डिजिटल सम था
वो रिमाइंडर भी होगा अगर हम 9 से भाग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वाले में देखो 4312, 4312, इसको 9 से भाग करो, 9 चौके 36, कितना बचा 1, 9 सत्ते 63, कितना बचा 2, 9 निम 81, कितना बचा, रिमाइंडर क्या आ गया 1, और वही हमारा क्या हो गया डिजिटल सम। अब आप कहोगे सर इससे अच्छा तो हम ऐड ही कर लेते। ऐड करना आसान था, डिवाइड कर करके रिमाइंडर देख रहे हैं तो बल्कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। हम ऐड कर रहे थे तो वहाँ से रिमाइंडर थोड़ा जल्दी आ रहा था डिवाइड करने की बजाय। तो बच्चों जब भी आपको 9 से डिवाइड करना हो और आपको चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप डिजिट्स का सम करें और 9 बना लें कैसे भी। जिन डिजिट का सम 9 आ गया वो गई। जैसे यहाँ पे है 4 3 1 2, है ना, 4 3 1 2 में 4 3 7 2 9, 9 से तो 9 कट जाता है, ये रिमाइंडर 0 हो जाता है। जो खाली बच गया वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 1 है, तो डिजिटल सम भी क्या है 1 है। बात क्लियर है। तो हम सम करके भी निकाल सकते हैं, 9 से भाग करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 9 से भाग करके रिमाइंडर चेक करना है। शॉर्ट में ऐसे करेंगे, जो भी सम बच जाएगा वो रिमाइंडर यानी कि शेषफल होगा। बात क्लियर है। जैसे आप इसमें बताएंगे तो आप बनाएंगे 9, पहले 9 बनाओ, तो 8 1 9 बन गया, ये 9 है ही, 4 5 9, 2 7 9, और 6 और 3 9, क्या बच गया, क्या ये 7 आपका डिजिटल सम है? बिल्कुल है। तो ना तो हमें जोड़ने की आवश्यकता, ना हमें भाग देके देखने की आवश्यकता एक एक, हम खाली क्या करेंगे 9 बनाएंगे। जैसे ही 9 बना तो जो बाकी बचा वो क्या हो जाएगा आपका डिजिटल सम। वही होता है रिमाइंडर, वही होता है डिजिटल सम। कोई संख्या 9 से भाग होगी या नहीं होगी ये कैसे पता चलेगी, उनका डिजिटल सम 0 हो जाएगा, है ना। वो पूरी की पूरी जो भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी 9 से भाग हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है, उसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चों। डिजिटल सम 9 हो या 0 हो एक ही बात है। जैसे कि इस स्लाइड में आपको मैं बताऊं, यहाँ पे लिखा है 4 3 2, तो इसका डिजिटल सम अगर आप करते हो तो आप कहोगे जी 4 + 3 + 2 है, यानी क्या है 9 है। जब आप डिवाइड करते हो 4 3 7 और 2 9, 9 से 9 को डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 0। तो डिजिटल सम चाहे बोलो 9 चाहे बोलो 0, एक ही बात रहेगी। बात क्लियर है। और ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको जब आप नोट्स बनाएंगे ये लिख लेना है कि डिजिटल सम चाहे 9 हो चाहे 0 हो एक ही बात रहेगी, है ना। और क्यों रहेगी वो कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि 9 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, क्योंकि 9 को भी देखोगे तो 9 से 9 को भाग करोगे, डिजिटल सम क्या आ गया 0 आ गया। बात क्लियर है। तो बच्चों मुझे बताओ डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है, डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है। तो क्या 1 हो सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्लिक 0। चाहे हम 9 बोलें चाहे हम 0 बोलें एक ही बात होगी, कोई डाउट नहीं है। इसको नोट आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद में अगर हमें इस सवाल का डिजिटल सम निकालना है तो पॉइंट जब लगेगा ना, पॉइंट जब भी लगेगा तो नीचे क्या आएगा, या तो 10 या 100 या 1000, और 10 100 1000 कुछ भी आए
नीचे का डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 1 + 0 1, 1 + 0 + 0 1, 1 + 0 + 0 + 0 1। तो डिजिटल सम 1 ही हो जाएगा, और 1 किसी को भी डिवाइड करेगा तो ऊपर वाला नंबर ही डिजिटल सम हो जाएगा। तो इसलिए पॉइंट को हमें इग्नोर ही मार देना है डिजिटल सम निकालते टाइम। पॉइंट का कोई रोल नहीं होता डिजिटल सम निकालने में। बात क्लियर है? डेसिमल, दशमलव बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तो जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर देंगे, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। बात क्लियर है? जैसे अगर एक मैं एग्जांपल लूं इससे पहले, 52 ये लिख लो चलो, प्लस 732, इसका सम बताओ वैसे कितना होगा? 1 2 3, 2 3 7 5, क्या ये होगा? बिल्कुल होता है। तो डिजिटल सम जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, 100% बराबर आएगा। इसका डिजिटल सम कितना है? 8। इसका डिजिटल देखो 7 2 9 गया, क्या बच गया? बात क्लियर है? और 8 और 3 का डिजिटल सम 11, 11 का मतलब कोई डाउट? आप देखेंगे इधर भी डिजिटल सम 2 मिलेगा। 5 3 8 और 1 9, डिजिटल सम क्या आ गया? 2। क्या 2 बराबर 2 है? 100% है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम रहेगा वो राइट हैंड साइड का भी रहेगा। डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है? प्लस यस, चाहे प्लस है, चाहे माइनस है, चाहे गुना है, चाहे भाग है, कुछ भी है, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन क्यों ना हो, डिजिटल सम जो लेफ्ट हैंड साइड का है वही राइट हैंड साइड का भी रहेगा। बात क्लियर है? प्लस माइनस गुना में डिजिटल सम निकालना बहुत आसान है। जैसे कि ये मैंने आपको प्लस का निकाल के दिखा दिया, माइनस का निकाल लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर है 537 माइनस 432, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होता है बताओ? 7 में से 2 गया 5, 105 होता है। अब डिजिटल सम निकालते हैं। इसका डिजिटल सम कितना है? 5 3 8 7 15, 15 का मतलब 6। इसका डिजिटल सम निकालने हैं। 4 3 7 2 9, 9 मतलब 0। क्या डिजिटल सम आना चाहिए? इधर से देखो 5 और 1, क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। प्लस में है चाहे माइनस में है, डिजिटल सम क्या रहेगा? बराबर रहेगा। बात क्लियर है बच्चों? अब सपोज करो ये नंबर है, ऐसे लिखा है 531 माइनस 214, बताओ ये क्या आएगा? 11 में से 4 गया 7, 12 में 2 में से 1 गया 1, और 5 में से 2 गया 3। बात क्लियर है? कोई डाउट? इसका डिजिटल सम बताओ क्या है? 0 है। माइनस इसका डिजिटल सम क्या है? 7 है। इसका डिजिटल सम क्या है? 2 है। अब आप कहोगे जी 0 में से 7 को घटाएंगे तो डिजिटल सम क्या आएगा? माइनस का 7। -7 तो हो नहीं सकता। ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? 0 को क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे, क्योंकि 0 या 9 एक ही बात है। पहला तरीका तो ये हो जाएगा। तो 9 में से 7 गया 2 बन गया। या फिर अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो आप 0 में से -7 क्या कितना आ गया? माइनस का 7। अगर माइनस में डिजिटल सम आ जाता है तो प्लस का 9 उसमें जोड़ देंगे। प्लस का क्या जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे। आंसर क्या आ गया? 2। अगर ये -7 से भी बड़ा आता, माइनस का सपोज करो 11 आ जाता, तो प्लस का 9 2 बार जोड़ देंगे, क्योंकि -11 आता तो +9 करने से -2 रहता। जब तक डिजिटल सम प्लस में नहीं आ जाएगा तब तक हम 9 जोड़ते चले जाएंगे। होगा
कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं कि -11 आया तो -2 हो गया, -2 हो गया +9 कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो कुछ भी आ जाए आप पॉजिटिव में डिजिटल सम लेके आएंगे, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। ऑलरेडी हम उसको कह रहे हैं सम है, डिजिट्स का सम है। ठीक है, नंबर का सम नहीं है, डिजिट्स का सम है, तो डिजिट्स का सम माइनस में नहीं हो सकता, तो हम प्लस में रखेंगे। बात क्लियर है, कोई डाउट? तो ये हो गया बच्चों माइनस का डिजिटल सम कैसे करेंगे। अगर गुना कहा जाता है तो जैसे 2 3 इंटू 1 2 आ गया, तो ये आ गया 12 3 36, ये आ गया कितना 12 दूनी 24 और 3 27, यही हो गया। अब मुझे बताओ इसका डिजिटल सम क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है 6, क्योंकि 2 और 7 तो कट गया, 9 बचा क्या 6। अब देखो 5 को 3 से गुना करो, डिजिटल सम क्या आ गया 15, 15 यानी कि 1 और 5, क्या ये बराबर आया? बिल्कुल बराबर आया। बात क्लियर है? तो आप गुना करेंगे तो भी डिजिटल सम क्या आएगा, बराबर आएगा। डिवाइड में हल्का सा आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ी सी एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम सवालों पे चलेंगे। डिजिटल सम का ये लास्ट कंसेप्ट है डिवाइड वाला। ठीक है, प्लस माइनस गुना में किसी बच्चे को कोई डाउट? सबको समझ में आया? डिवाइड पे आते हैं। तो जब आप डिवाइड का पढ़ेंगे तो जैसे लिखा है बच्चों, कुछ भी यहाँ 225 लिखा है। ठीक है, और 225 का तो 0 हो गया, अभी 0 रहने दो, कुछ और नंबर ले लेते हैं। बताओ क्या लें, 216 ले लें, वो भी 0 हो जाता है ना। हाँ 78 ले लो। ठीक है, और इधर सपोज करो ले लिया हमने 13। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए 6, क्योंकि 13 छिके 78 होता है। क्या ठंड लग रही है क्या? थोड़ा बंद कर दो। तो 13 छिके क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिजिटल सम क्या है आपका 8 7 15, 15 आ गया तो ये कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना आ गया 4। अब 6 को 4 से भाग करोगे तो क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। 6 को 4 से हम भाग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, प्लीज ध्यान से देखें। इधर डिजिटल सम क्या है 6 है, तो हम इसकी इधर गुना कर देंगे। हम क्या लिख देंगे 78 को बराबर कर देंगे 13 गुना 6। हम कहेंगे इसका डिजिटल सम कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, इनका कितना है, इसका कितना है, क्या बराबर है? तो ये दोनों भी बराबर हो सकते हैं, हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बराबर होंगे ही होंगे। अगर 4 ऑप्शन है, चारों में से खाली एक ही ऑप्शन में डिजिटल सम सेम आता है, तभी हम डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजिटल सम का हम कंसेप्ट तभी लगा सकते हैं जब सपोज करो इसका जो आंसर आया बराबर आ गया और किसी बाकी 3 ऑप्शन में बराबर नहीं आया, जैसे 6 बराबर 5 आ गया, 6 बराबर 3 आ गया, 6 बराबर 2 आ गया, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि यही आंसर है। अगर 2 ऑप्शन मैच कर गए, जैसे आपने निकाला, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, प्लस का ही एक एग्जांपल देके आराम से समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे है 24, यहाँ पे है 12, और ये कितना हो गया 36 हो गया। इधर डिजिटल सम कितना है, इधर कितना है 3, इधर कितना है 9 बोलो 0 बोलो एक ही बात है। तो ये 9 हो गया या 0 हो गया एक ही बात है। अब ऑप्शन खाली ये होता, सपोज करो 24 + 12 आपसे पूछा है और ऑप्शन ऐसा होता, ए हो गया 36, बी हो गया 29,
सी हो गया 38, सी डी हो गया 72 है, 72 बाद में लेंगे अभी, ये हो गया 40 सपोज करो। तो आप इसका डिजिटल सम जब निकालेंगे तो आपको कितना मिला है, 0 मिल गया, 24 12 का 0, इसका निकाला 0 मिल गया, इसका निकाला 2 मिला, इसका निकाला 2 मिला, इसका निकाला 4 मिला। ऑप्शन आंसर होना चाहिए था 0 और ऑप्शन ए में खाली 0 है, बाकी और किसी में 0 नहीं है, तो हम बोल देंगे इसका आंसर क्या है, ए। बट सपोज करो ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार होते, ए ऑप्शन होता 36, बी होता 29, सी होता 38 और डी हो जाता आपका 72। बात क्लियर है? तो हम कहेंगे जी डिजिटल सम यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ तो 2 है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे पक्का, बट इन दोनों में से कौन सा होगा ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ डिजिटल सम 0 है और ऑप्शन में भी हमारा डिजिटल सम क्या आ गया, 2 में 0 आ गया। तो डिजिटल सम लगाने के लिए आपको चारों ऑप्शन का डिजिटल सम निकालना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। अगर आपने दोनों का है ना, चारों ऑप्शन का डिजिटल सम नहीं निकाला है, खाली एक का निकालते, सपोज करो पहले पे 72 होता, आप निकालते 0, इधर निकाला 0, ये भी 0, आप 72 मार देते, तो आप गलत हो जाते, आपका आंसर गलत हो जाता। इज दैट क्लियर? ये हमारी कैलकुलेशन तो बचाता है कि लंबी गुना है ना, उसके बाद में डिजिटल सम लगाएं, तो अगर एक में ही डिजिटल सम सेम आया, बाकी सब अलग अलग आ गए तो मजा आ जाएगा। बट एक से ज्यादा में अगर डिजिटल सम सेम आ जाता है तो वहां पे हमारा कंसेप्ट डिजिटल सम का फेल हो जाता है। बात क्लियर है? तो ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे बहुत जगह, रेशियो, परसेंटेज और अलग अलग अलजेब्रा में भी, हर चैप्टर में कोशिश करेंगे कि डिजिटल सम का कंसेप्ट जहां भी कैलकुलेशन है वहां पे लगाएं और हमारा है ना कंसेप्ट जो है वो लग के आसान हो जाए, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमारा सवाल जल्दी बन जाए। तो बेसिक से करो फिर कैलकुलेशन करो। आप जैसे सेम आ गया तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कोई इलाज नहीं है। अब ये रिस्क है, बिल्कुल ये रिस्क लेना कितना प्रॉफिटेबल है। अब ये जो रिस्क है ना, ये रिस्क डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट आपने बार बार लगा के यूज किया है क्वेश्चंस में, तो आप फटाफट लगा के देख लोगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका आंसर आ गया, जो कि मान लो 10 सवाल कर रहे हो तो 6-7 में आपका मैच नहीं करेगा, अलग आएगा, हो सकता है 3-4 में कर जाए, हो सकता है 2 में कर जाए, 8 में ना करे, तो रिस्क लेने पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। बट वो रिस्क लेने की आप में क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस इसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे। रिस्क लोगे तभी तो इश्क होगा, है ना तभी तो मजा आएगा, तभी तो रिजल्ट्स मिलेंगे आगे। तो आपके पास मल्टीप्लाई हो गया, जब आप डिवाइड कर रहे होंगे, डिवाइड वाला कहाँ गया हमारा, ये रहा। जब हम डिवाइड कर रहे होंगे और डिवाइड करने पर डिजिटल सम नहीं बन रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि इसका डिजिटल सम, ऊपर वाले का डिजिटल सम इन दोनों की गुना के बराबर आना चाहिए। कहाँ नीचे सेम आ जाए, 6 आ गया, यहाँ पे 1 है तो चलेगा, बट 6 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि 3 6 9 नहीं होना चाहिए, मैं बताऊंगा क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिजिटल सम जब आप डिवाइड का कर रहे हैं, डिवीजन के समय नीचे डिजिटल सम 369 नहीं होना चाहिए, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, ऐसे केसेस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करें।
आपको खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है कि उधर क्रॉस करके क्या बन रहा है, या फिर ऐसा कुछ बन जाए कि 6/4 बन गया और इधर है 6, तो हमें पता है 6/4 तो 3/2 है, और इधर 6 जो कि बराबर नहीं है, तो आप कह देंगे तो बराबर नहीं आया, वहीं पे आप क्या है गलत हो जाएंगे। हालांकि ये डिजिटल सम 6 ही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 6/4 कितना है, 3/2 कितना है, 1.5, डिजिटल सम क्या है 6 है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन वो ये इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, फिर पॉइंटों पे ही जा रहे हैं तो क्या फायदा है। बात क्लियर है। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। पहले अपन प्लस वाले सवाल करते हैं, आप एक दो सवाल की प्रैक्टिस करके दिखाओ मुझे कि क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया है। खाली जैसे करते हो वैसे नहीं करना है, प्लस माइनस कंसेप्ट का यूज करके करना है, ठीक है। 7 थोड़ी बताना है, ऑप्शन बताना है। कौन सा ऑप्शन है बताएं जी, शाबाश। कोई भी संख्या हो रहा है तो नीचे में अगर 10 या 10 का मल्टीपल आएंगे, उस पे भी आएंगे, सब्र तो रखो। ए आ गया, तो बिल्कुल आसान था बच्चों, है ना। ये आपके पास यहाँ पे 6 3 9 बना, 7 2 9 बना, क्या आ गया 8, माइनस 8 1 9, 7 4 11 और 7 18, 18 होता है 9 यानी कि 0, प्लस 7 2 9, 9 5 और 3 8 प्लस 8 16 बोले तो 1 और 6 7, 3 2 5 और 2, लेकिन आपको बाकी भी चेक करने हैं, क्या पता किसी और में भी 7 हो तो आपकी लंका लग जाएगी। पता लगे तुमने देखा 7 मारा, आंसर मार दिया, और कहीं दूसरे में भी 7 आ गया, तो उस टाइम पे आपको चेक करना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो यही रिस्क है, बस तुम ये दुआ करना कि 7 ना आए। 7 नहीं आया तो पक्का 100% सही है, ठीक है। अभी आंसर हो सकता है, कंफर्म तभी कहेंगे जब 4 ऑप्शन चेक हो जाएंगे। 4 3 7 1 8, 4 4 8, 1 9 2 2 4, 8 1 9, 5 4 9 3, अब कंफर्म हो गए, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। ये आ गया, देखते हैं।
बी है। देखते हैं किसका क्या है। 53%। परसेंट का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/। ठीक है बच्चों, परसेंटेज चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। परसेंट का मतलब अभी ध्यान रखो 1/100, यानी 100। नीचे तो 100 डिजिटल सम 1 है, तो नीचे का कोई खेल ही नहीं बचा, तो परसेंटेज को हम इग्नोर कर सकते हैं। ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, है ना। जब भी ऐसे बीच में ऑफ लगाओ 2-3 नंबर्स के बीच में मैथ के अंदर, तो उसका मतलब क्या है, गुणा है, मल्टीप्लाई है। बात क्लियर है। अब इधर आ जाओ। अब 53% का मतलब है 5 और 3 8। परसेंट ऑफ इसका मतलब गुना है, 1 और 2 8 दिया 24 का मतलब क्या है। बात क्लियर है, कोई डाउट। फिर आ गया प्लस, इसका मतलब है 7, इसका मतलब है 8 से 14 और 2 16। 16 का मतलब 7 7 49 का 9 तो हटा दो, बचा क्या 4। बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब ये 6 और 4 कितना हो गया 10। 10 का मतलब क्या हो गया 1। बात क्लियर है। अब डिजिटल सम इधर का 1 है, तो इधर का भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इधर कितना है 5। 5 को मैं किससे गुना करूं कि डिजिटल सम 10 हो जाए या 1 हो जाए, 2 से। किससे गुना करूंगा 2 से, तभी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। इसका मतलब x का डिजिटल सम क्या होना चाहिए, तो x का डिजिटल सम क्या होना चाहिए 2। एक ही बात है। डिवाइड में लेकिन लेके नहीं जाना, डिवाइड वाला अभी वो बताऊंगा किससे गुना करना है, ठीक है। तो 5 है, हमें ये नंबर देखना है कि किससे गुना करें कि डिजिटल सम 10 बन जाए, या 10 का मतलब है 1 बन जाए। बात क्लियर है। तो आपके पास यहाँ पे x का मान क्या होना चाहिए, तो यानी x का डिजिटल सम क्या होना चाहिए 2। अब देखो x का डिजिटल सम 2 कहाँ पे है, ये 9 है, 5 और 2 8 2 10, 10 और 10 20 बोले तो 6 3 8 6 14 का मतलब 5 9 8 8 16 और 3 19 का मतलब 1। डिजिटल सम 2 कहाँ पे है, यही आपका क्या है, कोई डाउट नहीं, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ठीक है। इधर देखो शाबाश। जब भी आपके पास डिवाइड में, यहाँ पे आ जाते हैं, डिवाइड वाला कहाँ है, ये रहा। जब भी भाग में, डिवाइड में, डिवीजन में 2 आता है, 2 आता है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से की, क्या बन जाएगा 10। 10 बोले तो 1, नीचे 1 बन गया। उसके बाद नीचे 1 बन गया तो डिवीजन कुछ रहा नहीं, तो खाली ऊपर वाला डिजिटल सम बच जाएगा। जब भी यहाँ पे 3 आ नहीं सकता, क्या आएगा 4 आया, तो किससे गुना करूंगा 7 से। 4 गुना 7 28, 28 का डिजिटल सम 10, 10 बोले तो 1, तो 4 आएगा तो किससे गुना करूंगा 8 से। 7, यस 4 7 28, ठीक है। उसके बाद अगर 5 आया, किससे गुना करूंगा 2 से, कि 5 दूनी क्या हो जाएगा। आपको नीचे डिजिटल सम 1 बनाना है, क्या कंडीशन रहेगी, नीचे डिजिटल सम 1 बनाना है। अगर 7 आ गया, 7 चौके 28, 2 8 10, यानी कि 7 आ गया तो किससे गुना
तो 2 है तो 5 से, 5 है तो 4 है तो 7 है तो 8 आ गया। तो किससे गुना करूंगा? 8 8 64 का मतलब 10 मतलब। बात क्लियर है? अब बच्चों इसके बाद आपके नंबर कौन कौन से बच गए जो मैंने यहां नहीं लिए? क्योंकि नीचे तो डिजिटल सम कुछ भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी आ सकता है। अब 9 का मतलब तो 0 है, डिजिटल सम 0 आ गया। अब देखो नीचे अगर 0 बन गया तो फिर डिवीजन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात क्या है, मैंने यहाँ पे जो लिखा ना 369 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3, 6 और 9 कि आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, मुझे बताओ क्या 1 बन जाएगा डिजिटल सम? नहीं बन। नीचे डिजिटल सम हमें बनाना कितना है? 1, ताकि आप किसी भी नंबर को भाग करो 1 से तो ऊपर वाला नंबर ही बन जाए, है ना। अगर आपने नीचे 0 बना दिया तो ये भाग ही नहीं होना ना मेरे भाई, नॉट डिफाइन हो गया, अनडिफाइंड हो गया, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते ना, नॉट डिफाइन बोलते हैं, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो 3 अगर नीचे आता है, आपने गुना की 1 से, तो बना क्या? 2 से गुना की 6, 3 से गुना किया, 4 से गुना किया 12, 12 बोले तो 5 से गुना किया 15 बोले तो 6 से गुना किया 18 बोले तो 9 0, 7 से गुना किया 21 यानी 3, 8 से गुना किया 24 यानी 6, और 9 से गुना किया 27 यानी कि 9 यानी कि 0। तो आप किसी भी नंबर से गुना कर लो 3 को, आपका डिजिटल सम नीचे 1 बनेगा ही नहीं। और जब तक 1 नहीं बनेगा तब तक आप ऊपर वाला नंबर डिसाइड ही नहीं कर पाओगे ना कि ऊपर नीचे क्या बनेगा। नीचे 1 बन गया तो खाली डिसाइड हो जाएगा कि ऊपर वाले के नंबर का डिजिटल सम ही सबका डिजिटल सम हो जाएगा। फिर जो भी प्लस माइनस गुना में है वो करेंगे, बाकी डिवीजन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बात क्लियर है बच्चों? तो 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, क्योंकि इनकी किसी भी नंबर से हम गुना करते हैं तो डिजिटल सम जो नीचे 1 नहीं बनता है। तो जब तक नीचे डिजिटल सम 1 नहीं बनेगा तब तक हम ऊपर वाला डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि डिजिटल सम क्या होगा। बात क्लियर है? इसीलिए नीचे 369 नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है, क्योंकि आ तो सकता है, आ जाता है तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। बात क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था जो मैंने आपको बताया था, ये वाला। अब यहाँ पे एक तो हमने किया 6/4 3/2 1.5 करके, एक मैं आपको कह रहा हूं कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब नीचे 6/4 जैसे ही आया तो मुझे अब किससे गुना करनी है इसको? 7 से। ऊपर भी हो गया, अब नीचे डिजिटल सम क्या हो गया? 1, ऊपर क्या हो गया? 6 गुना 7 42, 42 का मतलब क्या ये 6 आ गया? तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते। कोई डाउट? तो ये डिजिटल सम का पूरा कंसेप्ट आपका खत्म हो चुका है। एक और भी डिजिटल सम का तरीका है, वो बोलते हैं बेबी डिजिटल सम। बेबी डिजिटल सम, बेबी BDS, बेबी वो वाली बेबी नहीं, वो वाला बेबी, छोटा वाला। ऐसा करें, अच्छा आप समझ आया, छोटे वाले बेबी की बात कर रहे हो। तो ये तो फोन पे बात होती है, बेबी क्या कर रही हो बेबी। तो बहुत दिन हो गया, कौन बोला है? क्या यहाँ पे आके बात ही नहीं हो पा रही है। तो बेबी का मतलब छोटा वाला बेबी है ना, छोटा वाला बेबी मतलब 9 है ना। 9th रिमाइंडर मेथड मैंने बताया, वो जाएगा 3 रिमाइंडर मेथड, कि आप 3 से भाग करते हैं उसमें, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, क्योंकि जब भी आप 3 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 1 2। तो डिजिटल सम जो है वो लिमिटेड हो जाता है कि खाली आपको 0 1 2 ही मिलेगा, बाकी और कोई डिजिट नहीं मिलेगा। अब वहां पे क्या है, ऑप्शन मैच होने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि भाई आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर 3 रिमाइंडर मेथड यूज करते हो तो 0 1 2 3 ही हो सकता है, उसमें से कोई 2 तो पक्का मैच करेंगे,
भाई सपोज करो तीनों का एबीसी का 0 1 2 आ गया, तो डी का क्या आएगा? 0 1 2 में से कोई और है ना, एक आएगा। तो दो ऑप्शन तो पक्का मैच कर ही जाते हैं, तो इसलिए वो हम मेथड यूज नहीं करते हैं। हालांकि होगा पक्का, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का पक्का सेम आएगा, बट वो कारगर नहीं है तो हम यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिजिटल सम का कंसेप्ट था। प्लस माइनस गुना बहुत इजी है। डिवाइड में अगर 3 6 9 आता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या डिवाइड में कुछ भी आए तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इजी हो जाएगा। बट फिर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, 3 6 9 नहीं आया है, तो आपके पास ये रहा सारा मेथड। डिवाइड में जब भी डिवाइड में 2 आया, 5 से गुना 4 आया, 7 से 5 आया, 2 से 7 आया, 4 से 8 आया, 8 से। याद करना भी इजी है कि आपको 10 बनाना है, डिजिटल सम 1 बनाना है। 2 पंजे 10, 2 की और किसी से गुना करोगे डिजिटल सम 1 बनेगा नहीं, तो 2 पंजे 10। याद करना भी इजी है कि 2 पंजे 10, 10 है तभी तो 1 है। 10 बनाने के लिए क्या करें? 5 से गुना, 5 को 2 से गुना, 4 वाला 4 7 28, क्योंकि बाकी अगर आप भूल भी जाओ तो बाकियों से गुना करके देख लो। 4 6 24, 6, 4 पंजे 20, 2, 4 7 28, 10, 1 आ गया, तो 7 से गुना, 7 आया तो 4 से गुना। चलो एक बार मैं बोलता हूँ ना, तुम लोग बताना किससे गुना। 2 आया तो 5 आया तो 4 आया तो 7 आया तो 8 आया तो 9 आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 आया तो 5 आया तो 4 आया तो 8 आया तो 8, 7 आया तो 4 आया तो 2 आया तो 5 आया तो 8 आया तो 5 आया तो 2 आया तो 7 आया तो 4 आया तो 3 आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई। बात क्लियर है? तो ये याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। ठीक है, अब आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं। हमने प्लस माइनस की प्रैक्टिस कर ली, गुना की हो गई है। इस सवाल पे आ जाओ, 3 नंबर सवाल पे। अब ये सवाल कहाँ का है? अलजेब्रा का, और हम पढ़ कहाँ रहे हैं? डिजिटल सम। हर चैप्टर में लगेगा, लगाओ शाबाश। ये ले भाई, साइड दे ले। मुझे अपने कांटे का रास्ते का कांटा मानता है यार, साइड हटाना चाहता है। ये आ रहा है। बी आ रहा है, डी आ रहा है। ये आएगा, ये आएगा। किसी का ए, किसी का डी। कोई बैठा आगरा, कोई बैठा दिल्ली। क्या संतोष, आगरा या दिल्ली? आगरा आ गया। आ रहा है, कहाँ तक पहुंच गया? हिसार कैंट आ गया क्या? पहुंचते पहुंचते कहाँ तक पहुंचा जरा बताना जी। आ जाओ। x की वैल्यू 2 है ना बच्चों, 2 का क्यूब क्या हो गया? 8। अब ये कितना है? 9 है, यानी 0 है। अब 0 के किसी के साथ भी गुना करो। आपको क्या x स्क्वायर का निकालना है? नहीं निकालना, क्योंकि आपको पता है 0 की गुना जब होगी 2 के स्क्वायर के साथ तो क्या बनेगा? तो आप पहले ही क्या लिख दोगे? जैसे ही आपको 9 दिखा या 0 दिखा, आगे कैलकुलेशन करना ही नहीं है गुना वाला, तो सीधा लिखो 0। बात क्लियर है? इधर देखो, ये क्या है? 0। ये क्या है? 8 और 1 बोले तो कोई डाउट? 3 3 6 3 9, ये कितना हो गया? 5। ये कितना है? 7। ये कितना है?
आंसर क्या है? कैसे भाई, डी कैसे आया था तुम्हारा? सी भी आ रहा था? ओह, हाँ भाई। करते हैं, लेकिन पता है क्या है, अगेन रिस्क है। अब सपोज करो यहाँ पे होता 2, आंसर क्या आ गया? डिजिटल सम का 7 आया ना, फिर यहाँ 2 है, 7 आ गया। अब आपने देखा कि 2 ऑप्शन मैच करके, आप सोचेंगे यार इन्हीं में से आंसर हो सकता है, आप डिजिटल सम लगाएंगे नहीं। लेकिन अगर आप लगाते तो आपका आंसर आता 0, 7 वालों में से तो नहीं होता। कई बार ऐसा भी होगा कि 3 ऑप्शंस का डिजिटल सम सेम है और वो तीनों ही आंसर नहीं है, ये रिस्क है। ये भी होगा कि 2 का सम सेम है, उन दोनों में से ही आंसर है, 3 का सेम है, उन तीनों में से ही आंसर है। जब 4 का सेम होगा ना, तो आप कंफर्म है कि भाई अब डिजिटल सम नहीं लग सकता है। तो करते हैं लोग कि पहले ऑप्शंस देख लो, अगर ऑप्शन बिल्कुल चारों अलग अलग हैं फिर तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि डिजिटल सम लगा सकते हो। अगर 2 ऑप्शन सेम है, 2 अलग हैं, तो आपके पास ये है कि भाई लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। 3 सेम है, 1 अलग है, तो भी है कि लग सकता है, नहीं भी लग सकता। बट चारों सेम है, फिर नहीं लग सकता। वहां कंफर्म है कि नहीं लग सकता। चारों अलग है, वहां कंफर्म है कि लगेगा। चारों अलग है तो लगेगा, नहीं लग सकता। पीछे पीछे बोल, नहीं लग सकता। 4 अलग है, ऑल आर डिफरेंट ऑप्शंस, तो ऑब्वियस सी बात है लगेगा। ऑल आर सेम, नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर सवाल। अलजेब्रा का सवाल डिजिटल सम से करो, शाबाश। ए, पेन नहीं उठाना है वैसे, है ना? कोशिश यही करो। कितना है? 3। 3, 3 का स्क्वायर 9 में से 9 गया 0, 3 तिया 9, क्या आ गया? 0। देख लो 0 कहाँ है? 3 3 3 0 है, बट इधर देख लो 4 3 2। बात क्लियर है ना? इधर आया क्या? 3। 3 गुना 3 का स्क्वायर 0, 3 तिया 9 0 प्लस 3, 3 तिया 9 बोले तो 0। ये आ गया बच्चों कितना? 0। ये आ गया कितना? 4। ये आ गया 3, ये आ गया 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर आ गया। बात क्लियर है? अगर हम अलजेब्रा में यही सवाल करते हैं, फॉर्मूला लगा के, अलग तरीका है, वहां पे अपना टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा और यहाँ टाइम हमारा बच जाएगा। इन्हीं ऑप्शंस के साथ सीजीएल में सवाल पूछा गया है। ठीक है, जो भी मैंने आपको सारे सवाल करवाए हैं वो सारे सीजीएल में पूछे गए हैं। ठीक है, वो प्लस वाला थोड़ा सा मैंने वैसे ही करवा दिया था, बाकी ये वाले पूछे गए हैं अलजेब्रा के। 5 नंबर बताओ, बिना पेन उठाए बताओ, शाबाश। 10 सेकंड में उड़ा दो। क्या 0 है? 0 की गुना होगी तो आगे देखना ही नहीं। 0, ये 0 है। बाकियों में तो 8 8 8 कुछ ना कुछ तो है। ये 8 या 24 है तो 6 हो गया, ये 24 है तो 6 हो गया। मैं कह रहा था ना 6 हो गया। 3 ऑप्शन में 6 है, 1 में 0 है। ठीक है, आप पहले ऑप्शन चेक करते हैं, आपको लगेगा कि 6 वाला आंसर होगा, लेकिन आंसर क्या है? 0 वाला। तो ये रिस्क है कि आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन थोड़ा लेट भी हो जाए, क्योंकि सपोज करो कि यहाँ पे आंसर हमारा हमने चेक किया और यहाँ पे आंसर 6 आ जाता, तो फिर आपको पता नहीं था इन तीनों ऑप्शन में से क्या होगा। या तो आप तीनों को मार के आते, तीनों में से कोई एक, या फिर क्या करते? ट्राई करते, है ना? सवाल दूसरे तरीके से ट्राई, और करना भी चाहिए। अगर आपको आता है तो दूसरे तरीके से ट्राई करना चाहिए। 6 नंबर करो, शाबाश। ही लगता है
अलजेब्रा किया है ना तूने, हैं? इसीलिए डी लगता है। सर बी होगा। कैसे होगा बी? 7 में आएगा। 7 1 में ही आएगा। कहाँ आ रहा है 7 1 में? और 7 कहाँ है? ए का डिजिटल सम 7 है क्या? नीचे में एलसीएम में 4 आएगा। ऊपर 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आया ऊपर? डिजिटल सम ऊपर क्या है? पहले ऊपर वाला तो फाइनल करो। तो 7 क्यों ले रहे हो? सोचा ही नहीं, 7 को 8 से गुना किया ही नहीं है, तो आंसर आया ही नहीं। तो बच्चों आपको दिख रहा है नीचे 4 पॉइंट से कोई मतलब, सिंपल। अब देखो 2 तरीके से बताता हूं मैं तुम्हें। नीचे 4 दिखा, आपने क्या किया? 7 से गुना किया ना, क्योंकि 4 7 28, नीचे 1 बन गया, ऊपर क्या आया 7। ऐसे इधर भी करोगे, इधर भी करोगे। कितनी टर्म्स हैं टोटल? 8। 1 बार 7, 2 बार 7, 3 बार 7, 8 बार 7, 8 7 56। 56 का मतलब 5 और 6 11, मतलब 2। ए का डिजिटल सम क्या आ गया बच्चों? पहले बताओ इसमें कोई डाउट? इसका एक और तरीका भी बता देता हूं। जैसे 1/0.4 है, इसका मतलब है 10/4, क्योंकि 0.4 का मतलब है 4/10, 10 ऊपर गया, 10/4। 10/4 का मतलब है 2.5, 2.5 का मतलब है डिजिटल सम, है कि नहीं? यहाँ पे ये हो जाएगा 100/4 25। पॉइंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैंने बोला आपको, है ना? ऊपर जाके या तो 2.5 बनेगा, या 25 बनेगा, या 250 बनेगा, कुछ भी बने, डिजिटल सम बनेगा 7। तो 7 आया, 8 टर्म्स का 7 × 2 56। बात क्लियर है? वरना आपके पास डिवाइड करने वाली, मल्टीप्लाई करने वाली ट्रिक है ही कि भाई 4 है तो 7 से गुना करना है। 7 से गुना किया, ऊपर 7 आ गया, नीचे तो 1 आ गया। और 7 कितनी बार आया? 8 बार। 7 × 2 56। 56 का मतलब 11, 11 का मतलब डिजिटल सम ए का है 2। अब यहां देखना है कि कहां 2 है। अब देखो कैसे देखेंगे, ध्यान दें। 5 2 7 2 9, 9 गया ना, 5 2 7 2 9, 5 दिया 15, बोले तो आना चाहिए 2, ये नहीं है। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पंजू 40 का मतलब 4 और 2, ये भी नहीं है। 9 9 9 9 क्या आ गया? ये भी नहीं है ना? 9 7 कितनी बार है? 7 छिक्के 42 का मतलब 6 और 5 11 का मतलब यही क्या है? आंसर है। बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को या पिछले जो अलजेब्रा के सवाल किए उनको मैं अलजेब्रा की शीट में भी करवाऊंगा, लेकिन वहां पे तरीका थोड़ा अलग होगा। अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले लगेंगे, वहां पे उस तरीके से करवाऊंगा। लेकिन उस टाइम आपको बोलूंगा कि डिजिटल सम में करवाया था, डिजिटल सम पे भी करके देखो आपको आता है क्या, तो आपको याद रहेगा। हाँ, ये बहुत लंबा लंबा किया था, अभी आसान लग रहा है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो डिजिटल सम से काफी आसान हो जाते हैं। ये सारे के सारे सेम ऑप्शन एसएससी ने दिए हैं, मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। जो एसएससी ने दिया है वही डाला है सवाल, और एसएससी ऐसे ऑप्शंस देगी आपको, आप सवाल थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। बात क्लियर है बच्चों? अगले सवाल पे मैं अगर चलूं, सवाल नंबर 7, ये करके दिखाओ, ये 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 करके दिखाओ।
समझे ही करना है क्या? डिजिटल सम से ही करना है। ट्रिक याद करके बैठा है अलजेब्रा की तू है। डिजिटल सम कितना आसान है, डिजिटल सम बिना पेन उठाए कर। करो करो शाबाश। चले, आंसर डी है इसका 2304। 5 5 10 और 2 12। 12 का मतलब ये जस्ट एक ही तो नंबर बड़ा है, तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा? ये एक ही तो बड़ा है, क्या बार बार निकालेंगे? क्यों निकाला भाई? जब नंबर एक ही बड़ा है तो डिजिटल सम में भी तो एक का इंक्रीमेंट होगा। बात क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे आपका टाइम बचेगा। आपको हर सवाल में, हर टाइप में कहीं ना कहीं जरूर कैलकुलेशन फास्ट करने का मौका मिलेगा। बच्चा कहता है सर कैलकुलेशन फास्ट कैसे करूं? अरे भाई ये चीज मैं क्लास में बताऊंगा तेरे को। मैं खाली बोल दिया कि भाई तू गुना भाग सीख ले, स्क्वायर टेबल कर ले, खाली उससे होगा क्या? इन चीजों को सीखने से होगा। होती है, लेकिन उसी के लिए तो प्रैक्टिस करनी है, दिमाग को ठंडा रखना है, प्रैक्टिस करनी है। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको जब क्लास में करवाऊंगा आपको ध्यान रखना है, आपको लिखना भी है। लिख सकते हो आप यार ये जस्ट एक ही बड़ा है तो इसका बार बार डिजिटल सम कैलकुलेट नहीं करना है। ये चीज अगर आप हिंदी में अपने नोट्स में लिख लोगे तो जब अगली बार रिवाइज करोगे तो आप ये साथ में रिवाइज करोगे, है ना, कि पेपर में ये चीज मुझे नहीं करनी है। मैं तो लिखता था ऐसी चीजें। टीचर जो जरूरी नहीं है टीचर ने जो बोर्ड पे लिखा है वही नोट्स में लिखना है। टीचर ने कुछ भी बोला है जो अच्छा खासा, मैं तो टीचर के कई बार ऐसे डायलॉग्स भी लिख देता था अपने नोट्स में, कि कुछ भी वो बोले मैं लिख देता था। चलो ठीक है, डिजिटल सम ठीक है। बता किसका जीरो आ जाएगा? यहाँ पे कह रहा है क्या? हाँ, कैसे पता? तो वो तो ट्रिक पता है ना अपने को, वो आएंगे उस चीज पे, आ रहे हैं। इधर देख तू, तो ये आ गया 3 का क्यूब। 3 का क्यूब अब लिखना नहीं है पे, है ना, पेन नहीं चलाना है कि आप 3 का क्यूब लिख रहे हो, टाइम नहीं है हमारे पास। 3 का क्यूब 27, 27 का मतलब 9, 9 का मतलब ये लिख लो ताकि याद रहे। 4 का क्यूब 64 मतलब 10 मतलब 1। 5 का क्यूब 125 मतलब 8, लिख लो। माइनस 3 गुना ये 0 करोगे तो 0 आ गया। अब ये लिखना नहीं है क्योंकि यहां हमें पता है 1 का 0 है, किसी से भी गुना करोगे 0 मिलेगा। 1 8 9 मतलब फिर से 0 आ गया। 8 1 9 7 3 10 1 9 8 1 9 4 8 1 9 7 6 13 4 2 3 5 4 9 बोले तो 0, यही हमारा आंसर। बात क्लियर है? कोई डाउट? अलजेब्रा जब हम करेंगे तो हम इस क्वेश्चन की ट्रिक सीखेंगे। इस क्वेश्चन का इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला सीखेंगे। जब संख्याएं लगातार होती हैं तो उसकी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है कि बीच वाले नंबर का 9 गुना आंसर होता है। अब बीच वाला नंबर जो है वो क्या है? 256 है, इसका 9 गुना आंसर होगा। अब जब आप 9 गुना करोगे तो डिजिटल सम 0 ही आएगा। 0 आएगा तो आप फटाफट देख सकते हैं किसका है, या खाली गुना कर दो। 9 6 54 5 9 5 45 5 50 9 दूनी 18 5 23, यही आपका क्या है आंसर। बात क्लियर है?
तो सारे चैप्टर्स आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड भी मिलेंगे। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक की बात होगी, क्वाड्रेटिक में अलजेब्रा की बात होगी, ट्रिगो की बात होगी, ट्रिगो में क्वाड्रेटिक की बात होगी, ज्योमेट्री में मेंसुरेशन की बात होगी, ट्रिगो भी लगेगा, है ना। रेशियो, परसेंटेज, अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर में लगेंगे। तो रेशियो परसेंटेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद धीरे 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 करके रेशियो परसेंटेज पे टाइम देके सारे कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज अगर आपका अच्छा नहीं हुआ है तो आपका पूरा अर्थमेटिक बेकार है, क्योंकि सारा का सारा जो नींव है, वो फाउंडेशन है अर्थमेटिक की, वो रेशियो और परसेंटेज पे है। तो रेशियो परसेंटेज अच्छे से करेंगे, उसके बाद बाकी चैप्टर्स करेंगे। बात क्लियर है? हाँ, ये वाला ये अलजेब्रा में समझ आएगा। अलजेब्रा जब हम करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको एक फॉर्मूला करवाऊंगा। तो फॉर्मूला होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर उसमें ये एक्स वाई जेड पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। फिर उसकी भी हम ट्रिक बनाएंगे कि अगर संख्याएं लगातार हैं, अगर संख्याएं क्या हैं, लगातार हैं, तो इसका आंसर जो है वो आएगा बीच वाली संख्या का 9 गुना। इन तीनों में बीच वाली संख्या क्या बनती है? 256। उसका 9 गुना क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का आंसर। बात क्लियर है? नहीं, 2 का गैप है तब नहीं होगा, लगातार होना चाहिए। संख्याएं लगातार होंगी तभी होगा। बात क्लियर है? ये क्यों होगा? 9 से ही गुना क्यों करेंगे? बीच वाली संख्या से ही गुना क्यों करेंगे? ये सब हम अलजेब्रा करते टाइम पर। बात क्लियर है? ये डिजिटल सम का कंसेप्ट आज हमने पढ़ा है। ये बहुत ही जरूरी था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये हर जगह यूज होती है। कैलकुलेशन तो हर जगह यूज हो रही है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीजें सिखाई हैं। कल रेशियो स्टार्ट करने से पहले भी कुछ मैं और बेसिक बातें आपको बताऊंगा। फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करेंगे, गुना कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, इधर उधर चीज़ों को कैसे अरेंज करेंगे, उसके बाद में हम रेशियो चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे। बात क्लियर है? धीरे धीरे सब चीज़ों पे काम होता जाएगा। आपका बेस बढ़िया एक बार बन गया तो उसके बाद सिलेबस बहुत फास्ट चलेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है। स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि मेरे को जो टाइम आपका बेस बनाने में लगाना है वो लगाना पड़ेगा। अगर वो टाइम नहीं लगाऊंगा तो वो बेस नहीं बनेगा। तो फिर ढांचा अगर अच्छा नहीं है तो ऊपर फिर कुछ भी पहना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब गिरेगा। तो इसलिए अपने को बेस अच्छा करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल टाइम बता दो किस टाइम मिले, किस टाइम क्लास स्टार्ट करें। तुम्हारा फिजिकल होता है तो 7:30 बजे आते हो, बट 7:30 की प्रॉब्लम ये है कि फिर 1 ही घंटे की क्लास हो पाएगी। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा कर लो, 5 बजे जाओ और 6:30 तक वापस आ जाओ और 7 बजे अपन क्लास स्टार्ट कर दें। हाँ, तो 7 बजे हम क्लास स्टार्ट कर दें ना, वही मैं कह रहा हूँ कि हम एग्जैक्टली 7 बजे क्लास स्टार्ट कर दें। 7 से 8:30, 1.5 घंटे की क्लास बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। अगर रोज होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट 7 बजे मुझे यहाँ चाहिए। बाकी बच्चे इतने आके यहाँ पे रिवीजन कर लो आधे घंटे कि पहले क्या करवाया गया था, ठीक है, या कुछ और पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ लो, ठीक है। 9:30 बजे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे।